नई नवेली दुल्हन को शौक होता है अपना घर, किचन और हॉल सजाने का। ठीक वैसे ही सपने अपने मन में दबाए हीना अपने ससुराल पहुंच गई थी। कुछ दिन बाद कितने मन से अपनी पसंद का ये डिनर सेट खरीदा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसको रसोई में रखूं तो रखूं कहाँ। इतना छोटा सा किचन है, बर्तनों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा करती हूँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब जरूरत होगी यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करूंगी। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ये इतना बड़ा डब्बा डाइनिंग टेबल पर क्यों रख दिया? ये कोई डब्बा रखने की जगह है क्या? मम्मी जी, ये डब्बा नहीं है, ये मेरा डिनर सेट है जो मैं शादी में अपने साथ लाई हूँ। अब रसोई में कहीं नए बर्तनों को रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, पर तुझे किसने कहा नया डिनर सेट बाहर निकालने के लिए? पहले ही रसोई में कितने बर्तन रखे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है? जा अपने बर्तन वापस कमरे में रखा। मम्मी जी, ये बर्तन अब बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें हटाकर नए बर्तन निकाल लेते ना। अरे आप एक बार देख तो लो मैं कितना बढ़िया डिनर सेट लाई हूँ। देखो तो, ये कल की आई लड़की अब हमें सिखाएगी कौन से बर्तन अच्छे हैं कौन से खराब। तुझे पता भी है ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, बड़े खास बर्तन है ये। तेरे ये बर्तन इनका क्या मुकाबला कर पाएंगे? माँ जी, ये दाग धब्बे वाले काले पीले टूटे पिच के बर्तन आपके लिए बहुत खास है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले आखिर क्या खास है इनमें। अरे ये पतीली देख रही है, पूरे 100 साल पुरानी है ये। मेरी सास की सास ने मेरी सास को दी थी ये पतीली। और ये कटोरियाँ, इंदौर तो क्या दिल्ली के बाजार में भी इसके जैसे डिजाइन की कटोरी नहीं मिल सकती। 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये बर्तन। अरे हमारे पुरखों की अमानत है ये। ये बड़ी नए बर्तन लाने वाली। मम्मी जी, आपकी ये कटोरी ग्लास का डिजाइन अब इंडिया तो क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बर्तन 100-150 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। अब कौन ऐसे बर्तन इस्तेमाल करेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कढ़ाई आपकी सास की सास ने दी थी ना? क्या आप कभी मिली भी थी उनसे? कभी देखा था? नहीं ना। मतलब जिन्हें कभी देखा तक नहीं, उनकी अमानत संभाल कर रखी हुई है। और आपकी इकलौती बहू अपने हाथों से खरीद कर लाइए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तू जाकर अपना काम कर, ये ज्यादा गुना भाग मुझे मत सिखा। और हाँ, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बर्तनों को रसोई में से हिलाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रख दे मेरे सारे बर्तन वापस। अरे क्या आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो 100-150 साल पुराने बर्तन संभाल कर रखे हुए होगा? और आज के जमाने में पतीलियों में खाना कौन बनाता है? ये कैसे बेमेल से बर्तन है? कोई ग्लास छोटा है, कोई बड़ा, कोई कटोरी यहाँ से कोई वहां से पिचकी है। हे भगवान, ऐसे बर्तनों में खाना खाने में तो मुझे ही खराब लग रहा है। पता नहीं मेहमानों के सामने इन बर्तनों में माँ जी कैसे खाना परोसती होंगी। 2 दिन बाद। अरे यार, शादी क्या हो गई? तू तो अपनी सहेलियों को भूल ही गई। एक बार ससुराल जाने के बाद 1 कप चाय पीने के लिए भी नहीं बुलाया तूने। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है। जब तुम्हारा मन करे तब चले आओ, चाय के साथ नाश्ता भी करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज दोपहर में ही तेरे घर चाय के लिए आ रहे हैं। दोपहर में हीना की कुछ सहेलियां उसके यहाँ टी पार्टी के लिए जमा होती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हीना रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और 3 ग्लास में पानी भरकर स्टील की ट्रे में रखकर अपनी सहेलियों के पास ले आती है। हीना ने जिन 3 ग्लासों में पानी निकाला था, तीनों ही अलग अलग साइज और डिजाइन के। सहेलियों को पानी देने के बाद चाय देने के लिए हीना रसोई में जाती है। अरे यार, ये कैसे घर में शादी हो गई है हीना की? इसके पापा के पास तो पैसों की कमी नहीं थी, फिर ससुराल वाले क्या ढंग के बर्तन भी नहीं खरीद सकते? इतने गरीब है क्या? अरे यार, गरीबों के घर भी कम से कम ग्लास तो एक साइज की होती है। और इस स्टील की ट्री में आजकल कौन इस्तेमाल करता है स्टील की ट्री? सहेलियां अभी आपस में बात कर रही थी कि हीना स्टील के कप में चाय लेकर आती है। अरे यार, ये कैसा एंटीक ससुराल है तेरा? तुझे तो बहुत शौक था ना इटालियन क्रॉकरी खरीदने का, अब क्या हुआ? अरे यार, इटालियन छोड़, तू स्टील के ही नए बर्तन खरीद ला। कम से कम तेरे ससुराल की गरीबी तो दूर हो जाएगी। अरे यार, मजाक मत बनाओ, तुम्हें पता भी है हमने आज कितने अनमोल बर्तनों में चाय पी है। ये तो ना म्यूजियम में रखने लायक कप है। इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक खरोच बता रही है ये कम से कम 100 साल पुराने तो होंगे ही। अरे ऐसा नहीं कि घर में नए बर्तन नहीं है, बस मेरी सास को ना ऐसे एंटीक सामान का बहुत शौक है, इसलिए कई पीढ़ियों पुराने बर्तन और सामान उन्होंने सहज कर रखे हुए हैं। वैसे तूने अपने ससुराल की कमी को बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि तेरा कवर अप हमारे सामने चल नहीं पाया।
पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक अलग बात है, और मेहमानों के सामने इन टूटे फूटे बर्तनों में चाय नाश्ता परोसना बिल्कुल अलग। इसलिए प्लीज तुम दोनों बातों को ना आपस में मिक्स मत करो, हम सब समझ गए। सहेलियों की बातों का हिना के पास कोई जवाब नहीं था। बात तो हिना की सहेलियों की भी ठीक थी। कौन मेहमान को इतने पुराने घिसे पीटे बर्तनों में खाना परोसता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ उसकी सहेलियां ही नहीं, उनके घर आने वाला हर रिश्तेदार घर के बर्तनों का मजाक बनाया करता है। एक दिन हिना की बुआ सास अपने बेटे नवीन के साथ उसके यहाँ आती है। अरे बुआ जी, चाय नाश्ता तैयार हो गया है, अब नवीन भैया को कहाँ भेज रही हैं? अरे बहू तू जरा ठहर जा, नवीन को आ जाने दी, उसके बाद ही चाय नाश्ता लगाना। लेकिन ऐसे अचानक से उठकर नवीन भैया कहाँ चले गए? अरे बेटा, तेरी सास फिर उन्हीं पुराने काले पीले बर्तन में लाकर चाय नाश्ता परोस देगी। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए भाई उनसे। अरे उनकी कोई इज्जत हो ना हो, हमारी तो है। भिखारी भी ना ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते जैसे बर्तनों में तुम लोग मेहमानों को खाना खिलाते हो। इसलिए मैंने अपना इंतज़ाम खुद कर लिया है। नवीन को भेजा है, वो अभी क्रॉकरी वाली प्लेट का सेट लेकर आता होगा। इन प्लेटों को ना बेटा तू संभाल के रखना, और जब भी मैं आऊँ मुझे उन्हीं प्लेटों में खाना दे दिया करना, ठीक है बेटा? जी बुआ जी। बुआ जी के जाने के बाद देख लिया मम्मी जी आपने, आज तो बुआ जी हमारे मुंह पर बेइज्जती करके गई हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो अपने बर्तन खुद खरीद कर यहाँ रख कर गई हैं। अरे हम क्या नए बर्तन तक खरीदने लायक नहीं है? अब मेहमान हमें आकर बर्तन खरीद कर देकर जाएंगे। देख बहू, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, जिसे मेरे घर के बर्तनों से परेशानी हो वो मेरे घर ना आया करे। मैं भी जाकर किसी के पैर नहीं पकड़ती कि आओ जी हमारे घर आकर चाय नाश्ता करो जी। एक तो यहाँ आकर मुफ्त का नाश्ता उड़ाते हैं, ऊपर से बातें भी बनाते हैं। लोगों से मुंह पर बेइज्जती करवाने के बाद भी हिना की सास की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, जिसके कारण हिना बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद, मम्मी सब तैयारी हो गई है ना? सूरज अपने मम्मी पापा के साथ बस आता ही होगा। देखो उनकी खातिरदारी में ना कोई कमी मत छोड़ना। सूरज ने पहले ही बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी माँ है ना, तुझे सूरज पसंद है तो समझ ले तेरा रिश्ता वहाँ होकर ही रहेगा। हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो आने वाले 50 साल में भी हमारी खातिरदारी को भूलेंगे नहीं। कुछ देर बाद जिज्ञासा के रिश्ते वाले वहाँ आते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहू हिना और जिज्ञासा मिलकर मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता परोसने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, पर आपके घर में हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए बच्चे तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान की दया से हमारे घर में भी किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं, फिर रिश्ते से इनकार करने की वजह क्या है? देखिए बहन जी, आप लोगों के घर में आप कितने संपन्न और संस्कारी हैं, इस बात का अंदाजा तो कोई आपके घर के बर्तनों को देखकर ही लगा सकता है। अरे ऐसी भी क्या कंगाली है आपके घर में कि मेहमानों के सामने रखने के लिए 2 ढंग की प्लेट और कप भी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। अरे बहन जी, इन बर्तनों की वजह से आप मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा रही हैं। अब अरे बर्तनों का क्या है, बर्तन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। बदले तो जा सकते हैं बहन जी, लेकिन आज तक आपने बदले तो नहीं ना। अरे लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो लोग महंगे से महंगे बर्तन में उनके लिए खाना परोसते हैं, और आप इन टूटे फूटे बर्तनों में हमारे लिए चाय नाश्ता लगवा रही हैं। क्या यही सम्मान होता है लड़के वालों का? अरे बहन जी माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है। वो मुझे ना ज़रा ऐसे पुराने बर्तनों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, लेकिन आज ना आपकी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। पुरखों की अमानत को संभाल कर रखने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम ज़बरदस्ती आने वाली पीढ़ी के रास्ते की रुकावट बन जाए। आप मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं कल ही सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। आप इतना कह रही है तो ठीक है, हम बच्चों का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मम्मी जी, मैं मेहमानों को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, आपने मेरी सच में बहुत मदद की है। और आंटी जी, आपने तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है, आज मज़ा ही आ गया। बेटा तुम्हारी परेशानी वाकई जायज़ है, उन बर्तनों के कारण वाकई शर्मिंदगी होती होगी तुम्हें। अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए, आगे भी हमारी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना बेटा। ननद और होने वाले नंदोई की मदद से आखिरकार हिना को उन पुराने बर्तनों से छुटकारा मिल ही जाता है। नेहा की शादी अभी नई नहीं हुई थी, लेकिन नई शादी होने के बाद भी रोहित नेहा की एक नहीं सुनता था।
ऐसी ही एक रात नेहा रोहित से कहती है, रोहित, हमारी नई शादी हुई है। शादी के बाद सब लोग हनीमून के लिए जाते हैं, पर हम तो नहीं गए। कब जा रहे हैं हम? देखो नेहा, अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। शादी की वजह से काफी काम पेंडिंग में है। पर रोहित। नेहा रोहित से आगे कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहां से चला जाता है। ये देखकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। आखिर बोलती भी कैसे, बेचारी की अभी नई नई शादी जो हुई थी। अगली सुबह नेहा गुस्से में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी रागिनी उसके पास आती है और उसको गुस्से में देख उसके गुस्से का कारण पूछती है। नेहा, क्या हुआ? इतने गुस्से में खाना क्यों बना रही हो? दीदी, गुस्से में खाना ना बनाऊं तो और क्या करूं? शादी के बाद तो लड़कियों की लाइफ इन सब में ही उलझ कर रह जाती है। अरे पर हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम्हारे और देवर जी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो? दीदी, अगर झगड़ा होता भी ना तो भी समझ में आता, लेकिन ये झगड़ा भी नहीं करते ना। चुप रहकर भी ये इतना सब बोल जाते हैं कि क्या ही बताऊं। अरे हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इन्हें बस अपना ऑफिस दिख रहा है। मैं समझती हूँ ऑफिस का प्रेशर होगा, लेकिन क्या वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकते? तो ये बात है, देवर जी तुम्हें टाइम नहीं दे रहे। हाँ दीदी, मैं तो इनकी इस बात से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती, आखिर पति जो ठहरे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां उनकी सास सुमित्रा आती है और दोनों देवरानी जेठानी को साथ में देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बहुएं यहाँ है। क्या बात है, घर के काम खत्म हो गए क्या? रागिनी बहू, लगता है तूने घर की काफी अच्छे से सफाई कर दी है, तभी तो इतनी फुर्सत से यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बस जा ही रही थी। मैं तो ये देखने आई थी कि आज नेहा खाने में क्या बना रही है। अच्छा, तो तुझे खाने में इंटरेस्ट आ रहा है। एक काम करते हैं, तुम दोनों का काम बदल देते हैं। माँ जी, दीदी मुझसे बस बात ही तो कर रही हैं, आप उन पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहू, तो अब इस घर में नहीं आई है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं। सुमित्रा अपनी बात बोलकर वहां से चली जाती है। अपनी सास को जाता देख अब रागिनी भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सभी घर वाले साथ में बैठे थे, तभी नेहा कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? देख ले बहू, जो सही लगे वो बना ले। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज पूरी फैमिली कहीं बाहर चले। इससे आज नेहा को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और हम पूरी फैमिली कहीं बाहर भी घुमाएंगे। चुप करके घर का खाना खा लो तुम, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे फालतू में आ रहे हैं क्या? पर माँ जी, चुप कर, हर समय अपनी चटोरी जुबान बाहर निकालती रहती है। सुमित्रा ये बात बोली रही थी, तभी रागिनी का पति राज अपनी माँ को जवाब देता है, क्या माँ, आप हर बात पर रागिनी को चुप क्यों करवा देती हो? अरे अगर आज उसका बाहर खाने का मन है तो आप क्यों मना कर रही हो? चलते ना बाहर, इसमें ऐसे बोलने वाली क्या बात है? राज रागिनी को सपोर्ट करता है और सभी को बाहर जाने के लिए तैयार होने को कह देता है। सुमित्रा भी अब तैयार होने चली जाती है। वहीं नेहा अपनी जेठानी के पास जाती है। वाह दीदी, आपकी तो बहुत चलती है। आपके लिए जेठ जी ने माँ जी को भी जवाब दे दिया। और नहीं तो क्या, अरे अपने पति को अपने काबू में रखना पड़ता है। उनको जितनी छूट दोगे ना, वो उतना ही सर पर चढ़कर तांडव करेंगे। इसलिए मैं तो अपने पति को कस कर रखती हूँ। पर दीदी, जो भी है, आपकी माँ जी पर नहीं चल पाती। अरे वो तो माँ जी की उम्र बढ़ रही है ना, और तुम जानती हो बढ़ती उम्र के साथ इंसान बच्चा होता जाता है, इसलिए मैं उन्हें कुछ कहती नहीं। मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम भी अपने पति को अपने काबू में रखना सीख लो, नहीं तो सास बाद में पहले वो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगा। पर दीदी, मैं ऐसा क्या करूं जो उनको अपने काबू में रख सकूं? कुछ नहीं, बस बात बात पर गुस्सा होने का नाटक करो, फिर देखो कैसे देवर जी तुम्हें मनाते हैं और तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। रागिनी की बात सुनकर नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने हाथों में साड़ियां रख रोहित को दिखाती है। रोहित जी, देखिए ना, इन दोनों साड़ी में से कौन सी साड़ी पहनूं? नेहा, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए तुम जो भी पहनोगी सब अच्छा ही लगेगा। ये क्या बात हुई? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सोचकर कि आप मुझे अपनी पसंद बताएंगे, लेकिन आप है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं। आपसे मुझे और कोई उम्मीद ही नहीं है। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और एक्सपेक्ट करती है कि रोहित उसको मनाने के लिए आएगा लेकिन रोहित तो उसको मनाने आता ही नहीं। नेहा का नकली गुस्सा अब रियलिटी में बदल जाता है और बाहर जाने के बाद भी वो रोहित से बात नहीं करती। कुछ देर बाद जब सभी लोग घर आते हैं तो नेहा अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी,
आपने कहा था बात बात पर गुस्सा होना, फिर रोहित मुझे खुद मनाएगा, लेकिन वो तो मुझे मनाने ही नहीं आए। अरे नेहा, थोड़ा सब्र करो, कल सुबह भी बात मत करना, फिर देखना कैसे तुम्हारे पास आता है वो। रागिनी की बात सुनकर नेहा एक बार फिर उसकी बात मान लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रोहित उससे बात करने की कोशिश करता है पर नेहा सो जाती है। अगली सुबह भी नेहा रोहित से बात नहीं करती और शाम को जब रोहित घर आता है तो वो नेहा के लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है। नेहा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ, बहुत। बस इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पहननी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर नेहा उसको गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा एक बार फिर रोहित से कहती है, रोहित, अब तो हमारी शादी को टाइम भी हो गया है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बाहर जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। ऑफिस से मुझे ऑफ ही नहीं मिल रहा। मैं जब भी तुमसे बाहर जाने की बात करती हूँ तुम हमेशा मना कर देते हो, आखिर क्यों? मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। रोहित उसकी बातों का एक बार फिर जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। नेहा फिर से अपनी जेठानी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। हे भगवान, अब क्या करें? इससे पहले कि रागिनी आगे कुछ बोलती, सुमित्रा उसकी बात को काटते हुए आती है। नेहा बहू, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू कभी मेरे बेटे को अपने काबू में नहीं कर सकती। अरे तू एडवाइस भी किससे मांग रही है जिसका पति खुद उसकी नहीं सुनता? क्या दीदी भैया आपकी बात नहीं सुनते? नेहा की बात सुनकर रागिनी अपने नजरें झुका लेती है। हाँ नेहा, वो मेरी नहीं सुनते। वो तो बस मेरा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा और कभी कभी ही उन्हें कुछ कहती हूँ। देख लिया तूने अपनी जेठानी को। अरे जैसा तेरी जेठानी का हाल है ना, वैसा ही तेरा भी रहेगा, इसलिए अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि वो मेरा बेटा है। और हाँ, तुझे एक बात और बता दूं कि वो मेरी वजह से तुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये सब किया कराया आपका है? तो माँ जी, मैं आपको बता दूं कि अब वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा पति है। और हाँ, मैं उन्हें अपने काबू में नहीं रखना चाहती, मैं बस उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले, जब तक मैं रोहित को परमिशन नहीं दूंगी वो तुझे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, मैं उनको अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगी, मतलब लेकर जाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। पहले मैंने सोचा था 1 या 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं, अब मैं इनके साथ पूरे हफ्ते के लिए बाहर जाऊंगी। और क्या हुआ अगर भैया दीदी के काबू में नहीं है? अरे कम से कम वो उनकी सुनते तो है। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले नेहा वहां से चली जाती है और रात को जब रोहित आता है तो वो रोहित को बड़े ही प्यार से कहती है, रोहित, आज मैंने दीदी से बात की, वो बहुत उदास थी। अच्छा, पर क्यों? क्या हुआ भाभी को? अरे होगा क्या, भैया उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे। उन्हें कुछ भी बात करनी होती है तो या तो वो सो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। ये तो बहुत गलत करते हैं भैया, ऐसे तो उनके रिलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। वही तो, क्यों ना हम उनके लिए कुछ प्लान करें? जैसे क्या? उन्हें कहीं बाहर भेज देते हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अरे पर नेहा, माँ जाने नहीं देंगी। क्यों जाने नहीं देंगी? अरे हम भी चल लेंगे उनके साथ, इसी बहाने हम भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। रोहित को नेहा का आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो वैसा ही करता है जैसा नेहा कहती है। कुछ देर बाद रोहित सबको बुलाता है और सभी से कहता है, माँ, भैया और भाभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझसे बिना पूछे? हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच बीच में ना गैप लेते रहना चाहिए। नहीं, वो दोनों अकेले कहीं नहीं जाएंगे। माँ, किसने कहा कि वो दोनों अकेले जा रहे हैं? अरे मैं और नेहा भी तो जा रहे हैं उनके साथ। नहीं, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ देखिए, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं, हमें बाहर जाने दीजिए। अगर आपको चलना है तो आप भी चल सकती हैं। रोहित की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और अपनी छोटी बहू की तरफ देखती रहती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब उसका ही किया कराया है। पर सुमित्रा कुछ नहीं कह पाती और इस तरह वो चारों 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर घूमने के लिए चले ही जाते हैं। अंदीवली की गलियों में, या कहे 2-4 गलियों को मिलाकर एक बड़ी सी गली में सुप्रिया का बंगला था, जहाँ सुप्रिया अपने सास, ससुर, पति और बच्चे के साथ रहती थी। सुप्रिया चाहे जो भी काम करे, हर वक्त उसके हाथ में मोबाइल रहता था।
पर उससे वो रील्स नहीं बनाती थी, उससे वो बात कर रही होती थी अपनी देवरानी से। आपने गलत नहीं सुना, देवरानी से ही। एक हाथ में चाय का ट्रे पकड़े और दूसरे हाथ में वीडियो कॉल पर अपनी देवरानी से बात करती हुई सुप्रिया आती है हॉल में। हाँ, मम्मी जी को चाय देने जा रही हूँ। हाँ, हर वक्त बस फोन पर लगे रहती हो दोनों। अरे ज्योति, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? पहला गो मम्मी जी, ऑफिस में ही हूँ, पर काम के बीच में जब तक भाभी से बात ना हो काम में मन ही नहीं लगता। बाय गॉड। वैसे भाभी, चाय का रंग जरा फीका नहीं लग रहा है, कुछ अलग किया था क्या? अरे हाँ, तू कल नहीं कह रही थी क्या कि कम पत्ती वाली चाय ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए अब मैंने कम पत्ती डालनी शुरू कर दी है। सिर्फ कम पत्ती नहीं बहू, बातों के चक्कर में तूने चाय में चीनी ही नहीं डाली। सही में क्या मम्मी जी? ओ, गलती से रह गया होगा, लाइए मैं अभी डाल कर ला देती हूँ। चीनी डालना बहू, बातें करते करते नमक मत डाल दियो। कुछ ऐसा प्यार था सुप्रिया और ज्योति में, जो यूं तो देवरानी जिठानी थी, पर दोनों की सुबह एक दूसरे के बिना होती ही नहीं थी। एक रात सुमित ऑफिस से 2 घंटे पहले ही घर आ जाता है और सभी से कहता है, मम्मी पापा सुप्रिया प्रियांशु सब जल्दी से रेडी हो जाओ, 1 घंटे में हमें बाहर जाना है। अरे भाई, बाहर कहाँ जाना है? और बाहर जाना तो पहले बताना तो चाहिए। तुम तो जवान हो, 5 मिनट में तैयार हो जाओगे। मुझे तो वक्त लगता है, अभी तो मुझे बाथरूम जाना होगा, मेरा पेट साफ नहीं है। ओह, टेंशन मत लीजिए पापा, हमें 8 बजे तक जाना है, अभी तो 6 बज रहे हैं। 2 घंटे आपके पास, इसमें आप 10 बार कपड़े बदल सकते हैं, 10 बार वॉशरूम जा सकते हैं, अरे शेविंग भी कर सकते हैं। 1 घंटे में विमला आंटी की पूरी फैमिली यहाँ आ जाएगी। अच्छा, विमला भी आ रही है क्या? भाई ज्यादा पैसे हो गए क्या तेरे पास, जो विमला नाम की कल जिब्बी को भी साथ ले जा रहा है? उसका बेटा नहीं है क्या उसे घुमाने के लिए? अरे नहीं मम्मी, वो रास्ते में करण मिल गया था ना, तो हम दोनों में बात हो गई कि आज दोनों परिवार साथ में ही डिनर पर चलते हैं। और 20 मिनट के अंदर ही विमला वहां आकर सोफे पर विराजमान हो जाती है। हमें तो करण ने तैयार होने बोला, बस चुटकी बजने की देरी थी कि मैं तैयार होकर खड़ी हो गई। करना ही क्या होता है, बस साड़ी ही तो लपेटनी होती है। पर आप लोग अभी तक तैयार ही कर रहे हो बारात में थोड़ी ना जाना है। तभी सुप्रिया कमरे से बाहर आकर विमला के सामने खड़ी हो जाती है। चुटकी बजी और मैं हाजिर हो गई आंटी जी, मुझे भी ज्यादा समय नहीं लगता तैयार होने में। 1 सेकंड आंटी जी, मेरी देवरानी वीडियो कॉल कर रही है। हाँ ज्योति, देखना कैसे लग रही है मेरी साड़ी। ब्लू साड़ी विथ ग्रीन ज्वेलरी। क्या भाभी, ये क्या पहना है आपने? मैंने सोचा था मैं भी सेम कलर की ड्रेस में कोलाज पोस्ट करूंगी, पर आपने तो अभी साड़ी चेंज करो। अब मैंने ना पिंक ड्रेस पहनी है, आप भी पिंक का कुछ पहन लो। अब 5 मिनट बैठिए आंटी जी, मैं तुरंत चेंज करके आती हूँ। चाची, प्रियांशु ने भी चाची के मैचिंग के कपड़े पहने हैं, सेम सेम। इसके बाद सुप्रिया अपने कमरे में चली जाती है। बाप रे, जेठानी देवरानी से कपड़े पसंद करवा रही है। इन दोनों का तो यही है विमला, आँख खुलते ही इसे ज्योति चाहिए और ज्योति का भी वैसा ही है। रात के 2-3 बजे तक दोनों बातें करती रहती है। समझ में नहीं आता दोनों जेठानी देवरानी है कि बहन है। दूर का ढोल सभी को सुहावना लगता है भाभी। अभी देवरानी जेठानी दूर है ना, तो प्यार बरस रहा है। एक बार उसे यहाँ आकर 1-2 महीने रह जाने दीजिए, सारा प्यार फट से धूल हो जाएगा। तभी वहाँ सुप्रिया आती है। हमारे केस में ऐसा नहीं होने वाला आंटी जी। ले, कर ली साड़ी चेंज, आप कुछ और? ये क्या हेयर स्टाइल है भाभी? यहाँ ऐसी हेयर स्टाइल ना बूढ़ी औरतें रखती हैं। चेंज करो तो इसे, और ज्वेलरी भी। मेरी भाभी सबसे मॉडर्न दिखनी चाहिए भाई। कभी ये सुप्रिया अपनी हेयर स्टाइल चेंज करती, कभी चप्पल, कभी कपड़े, तो कभी ज्वेलरी, और इसी में 9 बज जाते हैं। टाइम बढ़ने के साथ विमला का पारा भी बढ़ता ही जा रहा था। उससे देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार बर्दाश्त भी तो नहीं हो रहा था। पर उसके अलावा बाकी सब नॉर्मल थे, क्योंकि उन्हें जेठानी देवरानी के इस प्यार को देखने की आदत हो चुकी थी। प्यार का ड्रामा। सुप्रिया, एक काम कर, या तो तू वहाँ चली जा या उसे बुला ले। चल करण, हम खाना खाने चलते हैं। इसके इस ड्रामे को देखने में मैं अपना डिनर का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नहीं नहीं आंटी जी, वो ड्रामा नहीं कर रही है। तुम लोग अपना दिखावा अपने पास रखो भाई। यहाँ मुझे भूख लग रही है और इसका ये कपड़ा बदलना खत्म ही नहीं हो रहा। 2 दिन प्यार नहीं टिकेगा, देख लेना। चल करण। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है। उसी रात अपने बिस्तर पर लेटी हुई सुप्रिया वीडियो कॉल पर ज्योति से कहती है, तू यहाँ आ जाना ज्योति, कितना मजा आएगा। दोनों रात को लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे।
हाँ सनी, आ जाना। वैसे इसीलिए कॉल किया था आज मैंने भैया, वो ना कुछ देर पहले ही ज्योति के ऑफिस से मेल आई है, उसकी जॉब चली गई है। अब यहाँ मैं अकेले जॉब करके खर्चे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। प्रतीक के एग्जाम्स भी ओवर हो गए हैं, तो सोच रहा हूँ कि वहीं प्रियांशु के स्कूल में इसका एडमिशन करवा दूंगा। दोनों भाई साथ साथ में स्कूल जाएंगे। मम्मी जी ठीक कहती हैं, विमला आंटी काले जबान की है। आज ही उन्होंने हमारी ट्यूनिंग पर बोला और आज ही लग रहा है सब खत्म हो जाएगा। सनी के ये कहने की देर थी कि सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी तो देवरानी पहुंची भी नहीं थी कि सुप्रिया की हरकतें जरा बदली बदली लगने लगी थी। अब सोचिए, जब ज्योति अपने ससुराल पधार जाएगी तो क्या होगा। एक हफ्ते बाद ज्योति, सनी और प्रतीक पहुंच जाते हैं अपने घर के दरवाजे पर। अब ना बजेंगे बर्तन। सुप्रिया बड़ा वीडियो कॉल कर करके सभी चीजों के बारे में पूछती थी। अब देखती हूँ कैसे इसकी उंगली बर्दाश्त करती है। अरे धीरे बोलना विमला, ज्योति सुन लेगी। हर बार की तरह ज्योति और सनी होली या दिवाली पर तो आए नहीं थे कि कहीं भी एडजस्ट कर लेते। अब उन्हें अपना पर्सनल कमरा भी तो चाहिए था। तो सबसे पहले आते ही सनी अपने कमरे में अपने सामान को रख देता है और बाहर आकर कहता है, भाई ये कबोर्ड खाली कर दो ना, हमें अपने कपड़े भी तो रखने होंगे। अरे पर देवर जी, कबर्ड में तो ठंड की रजाइयाँ रखी हुई है, वो सब अब मैं कहाँ रखूंगी। आप लोग नहीं थे ना तो हमने सामान बढ़ा लिया, अब ये सारा एक्स्ट्रा सामान रखेंगे कहाँ। तो फिर मैं आपके रूम में सो जाता हूँ, ट्रैवल करके थक गया हूँ। तब तक आप सोच लो कि सामान कहाँ रखा जाएगा। जहाँ हर बार सनी और ज्योति आते ही अपने भैया और भाभी को गले लग जाते थे, यहाँ तो आते ही बात बिगड़ती दिख रही थी। जा बहू, कमरा ठीक कर दे, तेरी फेवरेट देवरानी आई है। मेरा मतलब है तेरी बहन आई है। हाँ हाँ आई तो है मम्मी जी, वो सनी ना जरा थक गया है तो कुछ भी बोल रहा है। अब वो अकेला तो है नहीं, 3 लोग हैं, सभी के कपड़े रखने होंगे उसे। मैं कबर्ड खाली कर देती हूँ और वो सामान आपके कमरे में रख देती हूँ। किसी के कमरे का कुछ भी सामान मेरे कमरे में नहीं आएगा बहू, बाकी अब तू देख ले। और सुप्रिया को सारा एक्स्ट्रा सामान जो उसने अब तक अपनी प्यारी देवरानी के कमरे में रख रखा था, अपने कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है। पूरा कमरा बिखर गया, ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई। तभी सुशीला बाहर से आवाज लगाती है, कमरा ही एडजस्ट करती रहेगी क्या बहू? दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। भाभी मेरे लिए ना दाल बना देना, वो ट्रैवल करके आई हूँ ना तो पेट जरा सही सा नहीं लग रहा, मैं कुछ हल्का ही खाऊंगी। और सनी के लिए रोटियां सेक दीजिएगा, आपको पता है ना वो चावल नहीं खाते। सुप्रिया खुशी खुशी जाकर किचन में सभी के लिए खाने का इंतजाम कर देती है। सभी खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ तक कि ज्योति ना अपना प्लेट उठाती है ना अपने पति का। सुप्रिया को सभी के बर्तन भी उठाने पड़ते हैं और किचन में अकेले ही धोने पड़ते हैं। ये क्या बात हुई? सनी को अपना कमरा चाहिए था तो मुंह पर बोल दिया, तो फिर मैं क्यों चुप रहूं? आज तो नेहा थकी हुई होगी, आज कुछ नहीं कहूंगी। पर अगर कल से उसने काम में हाथ नहीं बटाया तो मैं अभी सामने से कह दूंगी, भाई मैं कहीं नौकरानी थोड़ी ना हूं, अपना भी करूं, पापा जी का, मम्मी जी का भी करूं, अब इनका भी करूं। पहले दिन तो सुप्रिया कुछ नहीं कहती, पर अगले दिन वो देखती है कि ज्योति तो अपने हिसाब से देर से उठकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखते ही कहती है, अरे भाभी ये अपने नाश्ते में पोहे क्यों बना दिए? भाई मुझे तो यही आता है, तू जहाँ से आई है ना वहाँ का खाना समझ आता है तो तू अपना खाना खुद ही बना ले, साथ में ना देवर जी का भी बना लेना। अकेले अब मुझसे इतना काम नहीं होता, वैसे भी मैं तुझसे 5 साल बड़ी हूँ। और हाँ, नाश्ता करके किचन में आ जाना, दोपहर का खाना भी तो तैयार करना है। ये आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं भाभी? आज तक आपने मुझे एक प्लेट उठाने को भी नहीं कहा, और अब? क्योंकि तब तू मेहमान की तरह आती थी और अब तो इस घर की परमानेंट मेंबर है। अब हमें यहीं साथ रहना है तो काम तो बांटना पड़ेगा कि नहीं? लो जी, लग गई घर की शांति को आग। जा ज्योति, तुझे क्यों आफत आ रही है काम करने में? तू भी तो वीडियो कॉल पर भाभी भाभी करती रहती थी। ऐसा करिए भाभी, इससे अच्छा होगा, खाने में स्वाद आएगा। तो तू जाकर सामने से बता दे अपनी भाभी को। ये कहकर सुशीला ज्योति को सुप्रिया के साथ किचन में भेजती है। इस बात को मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं होते कि अचानक ही चिल्लाने की आवाज किचन से आने लगती है। सभी भागते हुए किचन में जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि सुप्रिया और ज्योति में तगड़ी बहस हो रही है। आज तक तू खिला रही थी क्या पापा जी को, मम्मी जी को? मैंने खिलाया है, तो मुझे ज्यादा पता है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। खुद के कपड़े तो आप खुद से पसंद नहीं कर पाती भाभी,
वो भी ऑफिस में बैठे बैठे मुझे करना पड़ता था, और अब आप मुझे बता रही हैं। प्लीज भाभी। इतने दिनों से इस घर को संभाल रही हूँ मैं, तुझे अपनी देवरानी समझकर थोड़ी छूट क्या दे दी? तू तो मेरे सर पर बैठने लगी। ये क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम दोनों? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, आपस में सुलझा लो। पर ये बात अब कहाँ सुलझने वाली थी। असल में अब तो बात उलझना शुरू हुई थी, और एक बार जो उलझी उलझती ही चली गई। अब हर वक्त किसी न किसी बात पर ज्योति और सुप्रिया का झगड़ा हो जाया करता। इतने सारे कपड़े धोने में डाल दिए भाभी ने। लगता है सारे सर्दी के कपड़े मेरे लिए ही बचा कर रखे थे। ये कोई बात हुई भला? इससे अच्छा मैं ऑफिस से ज्वाइन कर लेती। तभी प्रतीक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। प्रियांशु भैया ने मेरी नई टिफिन मुझसे छीन ली मम्मी, और मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या? 2 दिन हुए नहीं हमें यहाँ आए कि ये लोग तुम्हें मारने भी लग गए। चलो प्रियांशु के पास। अपने बेटे का हाथ पकड़े चिल्लाती हुई ज्योति हॉल में आती है। लोग ठीक ही कहते हैं कि जेठानियां कभी अपनी सगी हो ही नहीं सकती। फोन पर तो आप मुझसे रोज कहती थी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और यहाँ आने के बाद क्या मिल रहा है? मेरे बेटे को मारा जा रहा है यहाँ। तो तू भी तो फोन पर बड़ी अच्छी बनती थी, पर सामने तो नहीं निकली ना। इन बच्चों के मामलों में तुम दोनों क्यों पड़ रही हो? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। बुद्धि नहीं है क्या तुम दोनों में? जब देखो इस घर में लड़ाई होती रहती है। भगवान का नाम तक नहीं ले पाती मैं शांति से। मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? मिल गया ना टॉपिक विमला को। अब वो लोगों को पकड़ पकड़ कर बोलेगी कि सुशीला के घर में रोज लड़ाइयाँ होती है। कुछ दिन बाद एक रात डिनर के बाद ज्योति का कुछ खाने का मन होता है। वो किचन में जाकर खुद के लिए पैनकेक बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रतीक, सनी और ज्योति आराम से पैनकेक खा रहे थे कि प्रतीक के दिमाग में शरारत सूझती है, और वो एक पैनकेक उठाकर अपने बड़े भाई को ललचाने के लिए उसके पास चला जाता है। आपने मेरा टिफिन लिया था ना, देखो मेरे पास पैनकेक है, आपके पास है क्या? मम्मी मुझे भी पैनकेक चाहिए, मम्मी मुझे पैनकेक ला कर दो। अब ये पैनकेक क्या होता है? मुझे बनाना नहीं आता बेटा, ये सब तेरी चाची जानती है। आप ही बताइए जी, आज तक इस घर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक ने सिर्फ खुद के लिए खाना बना लिया हो? लड़ाइयाँ हो या कुछ भी हो, है तो सभी एक ही घर में। मैं तो सभी के लिए खाना बनाती हूँ। फिर से रात में अपनी बहुओं के कमरे से आवाज़ सुनकर इस बार सुशीला शांत नहीं रहती और सभी के सामने जाकर कहती है, नहीं हुआ जा रहा एडजस्ट, तो चली जाओ तुम दोनों अपने अपने मायके। और अब से इस घर में एक आवाज़ आई ना, तो या तो तुम दोनों अपने मायके चली जाओगी या फिर मैं। नहीं नहीं मम्मी जी, इस बार भाभी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। प्रतीक तो बच्चा है, मुझे ही प्रियांशु से केक के लिए पूछ लेना चाहिए था। तू क्यों माफ़ी मांग रही है पगली? मुझे भी आज ही एहसास हुआ। मम्मी जी, हम दोनों ना बिना वजह ही लड़ रहे हैं, और इन बच्चों का क्या है देखिए, साथ में बैठकर अब पैनकेक खा रहे हैं। अब से हम नहीं लड़ेंगे मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। और अपने कहे मुताबिक सुप्रिया और ज्योति एक हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं लड़ती, पर एक घर में अलग अलग सोच के लोग रहेंगे तो बातें तो बनेंगी ही। और ऐसी कौन सी रसोई होती है जहाँ बर्तन हो और आपस में बजे ना? एक हफ्ते बाद फिर से बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई की इंटेंसिटी तो कम हो गई थी, पर दोनों देवरानी जेठानी में हर छोटी छोटी बात पर बहस हो जाया करती। अपनी बहू के बीच किसी न किसी बात पर बहस होता देख अब सुशीला परेशान हो गई थी, और इसके निवारण के लिए वो एक पंडित जी के पास पहुंचती है। ग्रह कलेश का कारण वास्तु दोष के अलावा और क्या हो सकता है? जरूर आपने अपने घर में कुछ तोड़ फोड़ कराई होगी। बिना सलाह के घर में बदलाव करवाएंगी तो दिशा दोष तो लगना ही था। अरे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पंडित जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। अरे सुशीला जी, आप टेंशन क्यों लेती है? ये छोटी मोटी चीज मेरी नजरों के आगे से छुपेगी क्या? मेरे बस आपके घर में आने की देर है, ये ग्रह कलेश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए आज ही आपके ग्रह कलेश को समाप्त कर देते हैं। पंडित जी के साथ सुशीला अपने घर पहुंचती है। चलिए हमें अपना घर तो दिखाइए। हाँ हाँ पंडित जी जरूर, पहले आप चाय नाश्ता तो ले लीजिए। बहू, पंडित जी के लिए पानी लेकर आ। सुशीला की आवाज लगाती ही ज्योति और सुप्रिया एक साथ पानी का ग्लास लेकर पंडित जी के सामने पहुंच जाती है। पर ये क्या, एक घर में 2 बहुओं को देखकर पंडित जी अपनी पोथी उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसी क्या बात हो गई पंडित जी, आप तो मेरे घर का कलेश दूर करने आए थे और अचानक ही वापस जा रहे हैं। आपके घर में 2 बहुएं हैं,
और आप कलेश से छुटकारा पाना चाह रही है। सुशीला जी, ये तो संभव नहीं है। इसमें तो मेरा कोई भी ज्ञान काम नहीं आएगा। आपने अगर मुझे पहले ही बता दिया होता कि आपकी 2 बहुएं हैं तो मैं तो आपके साथ आता ही नहीं। इस कलेश से छुटकारा तो प्रभु भी ना पा सके तो हम और आप क्या हैं? गृहस्थ जीवन की परेशानियां तो गृहस्थ जीवन का सार है। नदी में पानी रहे और वो स्थिर रहे, ऐसा हो सकता है क्या भला? वही तो मम्मी जी, आप भी ना बेकार में टेंशन लेती है। सब अच्छा है पंडित जी। मुझे तो अब ना लड़ाई करने की आदत सी हो गई है। जब तक एक बार कलेश ना करूं मेरा दिल ही नहीं लगता। मम्मी जी, आप ना हमारी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। हमारे बीच मतभेद होता है, मनभेद नहीं। पंडित जी की बातें सुनने के बाद अब सुशीला भी घर के मैटर में ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ देती है। अरे भाई, जब बर्तन है तो बजेंगे ही।